प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इटली के रोम में G20 समिट में हिस्सा लिया और इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं G20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने महामारी जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ से जीत हासिल होगी। रोम में पीएम मोदी की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी ने G20 देशों को भारत के आर्थिक सुधार और सप्लाई चेन डायवर्सिफिकेशन में अपना भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं पहले सत्र में पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट का भी मुद्दा उठाया। हालांकि G20 की पहली बैठक स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित थी। वहीं विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी रविवार को भी रोम में सप्लाई चेन रेसिलियंस पर आयोजित एक कार्यक्रम समेत कई अन्य बैठकों में हिस्सा लेंगे। और वहीं पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने पारस्परिक और वैश्विक हितों के कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इस मुलाकात के बारे में हिंदी में ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट में इमैनुअल मैक्रों में लिखा गया कि हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नव परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात की गई और पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत यात्रा के लिए निमंत्रण भी दिया। और वहीं पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ 20 मिनट के साथ मुलाकात का यह कार्यक्रम रहा। आपको ये भी बता दें कि लेकिन दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने पर्यावरण के बचाव और गरीबी को दूर करने के उपाय पर चर्चा की। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान पर बड़ा आरोप लगाया। सालेह के मुताबिक शादी में गाना बजाने को लेकर तालिबान के लड़ाकों ने 13 लोगों को मार गिराया है। और वहीं सालेह ने ट्वीट कर लिखा कि नांगरहार में तालिबान के लड़ाकों ने 13 लोगों को सिर्फ इसीलिए मार दिया है क्योंकि वो शादी में गाना बजा रहे थे। और वहीं देश में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर शनिवार को उपचुनाव के लिए वोटिंग की गई। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिली। वहीं हरियाणा के ऐलनाबाद में भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे। ऐलनाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने दड़बा कला गांव में बूथ नंबर 56 पर मतदान किया। अपनी जीत का दावा भी किया। और वहीं ऐलनाबाद शहर में भी लोग लगातार अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचे, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उधर ऐलनाबाद के मलिका बूथ पर भी महिलाओं और पुरुषों की लंबी लाइनें देखने को मिली। लोग लगातार वोट डालने पहुंचे। उधर ऐलनाबाद के धोलपालिया गांव में भी लोग भारी मात्रा में मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ऐलनाबाद के भेरवाला खुर्द गांव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया, जहां महिलाएं और बुजुर्ग अपना कीमती वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंचे। और वहीं माखोसरानी गांव में बाहर से आए लोगों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का यह कहना है कि बाहर से आए लोग गांव में भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए थे। उपचुनाव के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 34 कंपनियां तैनात की गई। साथ ही 65 पेट्रोलिंग पार्टियां भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने शनिवार सुबह सिरसा स्थित सालासर धाम मंदिर में परिवार सहित बालाजी के दरबार में अरदास की और बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि लोगों ने अहंकार और गुंडागर्दी को क्षेत्र से खत्म करने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि इस बार ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने दर्जन भर गांवों का दौरा कर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। उधर ऐलनाबाद में चुनाव के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत की उम्मीद की। इसी के साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में खाद की कमी पर कहा कि राज्य में खाद की कमी नहीं है। राजनेता किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं।
उधर बहादुरगढ़ में बारिश होने से खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के बीच पहुंचे और खेतों का जायजा लिया। उधर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच देश भर में तेल के भाव पर महंगाई की मार जारी है। और वहीं देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के रेट में 35-35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 109 के पार पहुंच गए हैं और वहीं दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 109.34 रुपए प्रति लीटर और जबकि डीजल 98.07 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ने से देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उधर हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दर घटने लगी है। आपको ये बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 12 नए केस सामने आए और इनमें से 9 नए मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है। नए मामलों की बात अगर की जाए तो पुष्टि के बाद प्रदेश में कुल 111 एक्टिव मरीज हो गए हैं। वहीं प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। और वहीं कोरोना को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण लगातार जारी है। बीते दिनों में 67,812 लोगों को कोरोना रोधी टीके की डोज लगाई गई। उधर टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की और बैठक कर रास्ता खोलने को लेकर अहम फैसला लिया। बैठक के बाद किसान नेताओं ने ऐलान किया कि बॉर्डर पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक रास्ता खोल दिया जाएगा। वहीं इस रास्ते पर महज 2 पहिया वाहनों और पैदल लोगों और एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत होगी। उधर फतेहाबाद की अनाज मंडी में धान की उठान सही समय पर नहीं होने के चलते गुस्साई मजदूर हड़ताल पर चले गए। दरअसल मजदूरों का यह कहना है कि अनाज मंडी में जगह नहीं होने के चलते ट्रक लोड नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और किसानों ने ये कहा कि फसल का उठान धीमी गति से होने के चलते मंडी में जगह नहीं है। और वहीं इसी मामले को लेकर फतेहाबाद मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा का कहना है कि जल्द ही उठान में तेजी लाई जाएगी। उधर भिवानी के डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने सभी स्वर्णकारों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार में पुलिस 24 घंटे गश्त पर रहेगी। वहीं स्वर्णकार एसोसिएशन के जिला प्रधान पवन कुमार ब्रिजलाल ने बताया कि पुलिस हमारे साथ है और पुलिस ने जो दिशा निर्देश दिए हैं हम उनका पालन करेंगे। उधर सोनीपत के नए एसपी राहुल शर्मा ने चार्ज संभालते ही क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान थानों का निरीक्षण भी किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। और वहीं एसपी राहुल शर्मा ने कहा कि साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले से निपटने के लिए सभी थानों में हेल्प डेस्क खोली जाएगी। उधर दिवाली को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में अपनी गश्ती बढ़ा दी है। साथ ही विशेष अभियान चलाकर वाहनों को चेक किया जाएगा। और वहीं अभियान के तहत 2 मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिलों का चालान काटा गया। पहली बाइक का 33,000 रुपए और वहीं दूसरी बाइक का 33,500 रुपए का चालान काटा गया। अंबाला दिल्ली हाईवे पर मोहड़ा के पास अंबाला और पंजाब पुलिस ने देर रात छापेमारी करते हुए अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। सूचना मिलने के बाद मोहाली डीएसपी गुरसेवक सहित उनकी टीम अंबाला पहुंची और डीएसपी अंबाला रामकुमार के साथ देर रात मोहड़ा में छापेमारी की गई। इस दौरान 2 ट्रकों में अंग्रेजी शराब हजारों पेटियों में बरामद हुई, जबकि एक ट्रक खाली खड़ा हुआ मिला और पुलिस ने सभी ट्रक को शराब सहित अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर अंबाला में गो तस्करों के मंसूबे एक बार फिर नाकाम साबित हुए हैं। दरअसल पंजाब से उत्तर प्रदेश हत्या के लिए ले जाई जा रही गायों और गोवंश से भरे ट्रक को अंबाला पुलिस ने अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे से पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए ट्रक में लगभग 20 गायें और गोवंश बड़ी ही बेरहमी के साथ ठूस ठूस कर भरे गए थे। आपको ये भी बता दें कि गोरक्षा दल ने यह सूचना पुलिस को दी और पंजाब से यूपी के लिए जा रहे एक ट्रक में गायें और गोवंशों की तस्करी की जा रही थी। गोरक्षा दल का आरोप यह है कि तस्कर ने फरार होने के लिए पुलिस की डायल 112 नंबर गाड़ी को भी
टक्कर मारने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। उधर रोशनी के त्योहार पर मिट्टी के दियों की मांग बढ़ने लगी है। महीने भर से मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर अपने पूरे परिवार के साथ लोगों की मांग पूरी करने के लिए दिए बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें खुशी है कि इस रोशनी के त्योहार पर लोग मिट्टी के दियों की जमकर खरीदारी करेंगे और जिससे उनका गुजारा खूब चलेगा और गुर्बत के दिन अतीत बन जाएंगे। वहीं उन्होंने लोगों से मार्मिक अपील भी की है कि अब की बार दिवाली में लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए खरीदकर परंपरागत रूप से त्योहार मनाएं, जिससे लोकल फॉर वोकल का नारा सार्थक हो सके। दिवाली भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और पिछले कुछ सालों से स्वदेशी सामान की डिमांड काफी बढ़ी है और जिसके चलते मिट्टी के बने सामान लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। लोग दिवाली के मौके पर मिट्टी के दियों का इस्तेमाल खूब करते हैं, जिसके लिए कुम्हार काफी समय से पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। कोरोना काल के दौरान इस दौरान कुम्हारों के काम में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे कुम्हार काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई का असर उन पर भी साफ नजर आ रहा है। उधर पिहोवा के बिलोचपुरा गांव के अड्डे पर एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और उधर दुकान मालिक ने बताया कि गैस की पाइप लीक होने के चलते दुकान में यह बड़ा हादसा हुआ है और दुकान के मालिक ने यह बताया कि आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। उधर चरखी दादरी में पिछले 4 माह से जन स्वास्थ्य विभाग के सीवरमैन को वेतन नहीं मिला है। इसी से नाराज होते हुए कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इसी मामले को लेकर कर्मचारियों को ये कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे दुकानदारों ने उन्हें सामान देना बंद कर दिया है। स्कूलों में बच्चे की फीस के लिए बहुत परेशानी होती है और वेतन को लेकर बार बार विभाग से गुहार कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। उधर झज्जर में वेद प्रकाश हत्याकांड को लेकर व्यापारियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए अम्बेडकर चौक पर जाम लगा दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद डीएसपी राहुल देव मौके पर पहुंचे। उधर बीते दिनों पूजा हेयर ड्रेसर के मालिक वेद प्रकाश की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसको लेकर व्यापारियों ने रोष प्रदर्शन किया। उधर अंबाला में बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है और अभियान के दौरान 2 दिन में 151 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। दिवाली के मौके पर आगजनी, चैन स्नैचिंग और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सोहना के एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने पुलिस और नगर परिषद को खास आदेश दिए हैं। इसी के साथ ही दमकल विभाग को आगजनी की घटना से निपटने के लिए स्टैंड बाय पर रहने के आदेश दिए गए हैं। दिवाली पर बाजारों में भीड़ बढ़ने के चलते आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उधर कैथल में डीएपी खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 1200 रुपए का डीएपी का एक कट्टा 1700 रुपए में बिक रहा है। इसी के साथ ही 500 रुपए की दवाई जबरदस्ती दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में ये कह रहे हैं कि डीएपी खाद का एक भी दाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार छापेमारी करवाकर गोदामों से डीएपी खाद बरामद करवा रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि बीते दिनों 130 कट्टे डीएपी खाद के किसानों द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। उधर त्योहारों की मिठास में मिलावट घुलने लगी है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे मिलावटखोरों पर सीएम फ्लाइंग शिकंजा कस रही है। उधर करनाल के बस्सी अकबरपुर गांव में सीएम फ्लाइंग ने मिठाई फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में नकली दूध से मिठाइयां तैयार की जा रही थी। और वहीं दूसरी ओर टीम ने मौके से केमिकल युक्त मिठाइयों का जखीरा बरामद किया। टीम ने फैक्ट्री से सैंपल लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर दिवाली का त्योहार आते ही स्वास्थ्य विभाग बाजार में बिकने वाली घटिया क्वालिटी की मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के सैंपल भरने के लिए सक्रिय हो गए हैं। उधर फरीदाबाद की नत्थू कॉलोनी की एक मिठाई के गोदाम पर जाकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खोआ, पनीर और मिठाइयों के सैंपल भरे और इसके साथ ही सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। उधर दीपावली के मौके पर गोहाना के बाजारों में बढ़ती भीड़ के चलते पुलिस ने शहर में पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया है। शहर में पुलिस अलग से सिविल ड्रेस में तैनाती की गई है। रोहतक के माल गोदाम रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए घी और मसालों के सैंपल लिए। दिवाली को लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन बाजारों में कुम्हारों के
घर पर खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं। करनाल के एक प्राइवेट क्लिनिक में 28 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और महिला के परिजनों ने बताया कि महिला को दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है। और वहीं गोहाना पुलिस 25,000 के इनामी नवीन जाट को यूपी से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई हुई है। ये भी बता दें कि उस पर करीब 20 हत्याएं करने का आरोप है। उधर गोहाना सदर थाना में 2 हत्याएं और कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस पूछताछ में गांव कटवाल में 2 हत्याओं की बात भी कबूल की गई है और यूपी पुलिस की सीआईए टीम ने कुछ समय पहले ही उसे गिरफ्तार किया था। इंद्रिय सहित शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में एक प्रोफेसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल मृतक शख्स महाविद्यालय में अंग्रेजी का प्रोफेसर था और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। और हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सैकड़ों ग्रामीण एसपी वसीम अकरम से मिलने पहुंचे, जहां एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि बीते 11 अक्टूबर को झज्जर के धैकोरा गांव में राजवंती नामक महिला खेत में काम करने गई थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई और 15 से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। उधर बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में रहने वाले एक दंपत्ति को कुछ शरारती तत्व ने बुरी तरह मारा और जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में ले जाया गया और भर्ती भी करवा दिया गया। और वहीं पीड़ित ने बताया कि शाम को उसके घर के दरवाजे पर कुछ लड़के बम पटाखे चलाने लगे। जब पीड़ित ने युवकों को बम पटाखे चलाने से मना किया तो उन्होंने बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। और वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नीलोखेड़ी में तेज रफ्तार टैंकर ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी और हादसे में घायल बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद टैंकर चालक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। T20 वर्ल्ड कप में 26वें मुकाबले में इंग्लैंड ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है। एक तरफा जीत के बाद सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए कंगारू टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट को नुकसान पर सिर्फ 125 रन बनाए हैं। कप्तान एरोन फिंच 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर पर रह चुके हैं। इंग्लैंड की टीम ने 11.4 ओवर में ही 126 रनों का टारगेट हासिल कर लिया है और वहीं इंग्लैंड ने स्टार ओपनर जोस बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 32 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहले मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया आज पहली जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया को हाल में जीत हासिल करनी होगी। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा, क्योंकि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को ही पहले मैच में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला जीतना बेहद अहम हो जाता है। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट के दौरान पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेलेगी। वहीं टीम इंडिया इस मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहले मैच खेल चुकी है और ऐसे में टीम इंडिया यहां की पिच और परिस्थिति को न्यूजीलैंड के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से समझती रहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में विराट कोहली टॉस के समय अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं। पहले गेंदबाजी करने पर भारत 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतर सकता है।